हम लोग पिछले वीडियो में यौवनारंभ को देख लिए थे और यौवनारंभ, मानसिक जागरण और पुरुषों में इसे को देख लिए थे। और हम लोग इस वीडियो में रज्जु निवृत्ति को देखते हैं। रज्जु निवृत्ति क्या है, रज्जु निवृत्ति किसे कहते हैं। रज्जु निवृत्ति, तो आइए हम लोग समझते हैं रज्जु निवृत्ति किसे कहते हैं। जब स्त्रियों की औसत आयु 40 से 45 वर्ष की हो जाती है तो इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का बढ़ना बंद हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इसमें धीरे धीरे या अचानक मानसिक चक्र की प्रक्रिया बंद हो जाती है, जिसके फलस्वरूप यह किसी बच्चे को गर्भधारण की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप किसी बच्चे को जन्म देने से असमर्थ हो जाती है। एक बार फिर से, जब स्त्रियों की औसत आयु 40 से 45 वर्ष की हो जाती है तो इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का बढ़ना बंद हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे या अचानक मानसिक चक्र की प्रक्रिया बंद हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इसमें गर्भधारण की क्षमता समाप्त हो जाती है और स्त्री किसी बच्चे को जन्म देने से असमर्थ हो जाती है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। आइए लिख लेते हैं। जब किसी स्त्रियों की औसत आयु 40 से 45 वर्ष की हो जाती है तो इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ना बंद हो जाती है, जिसके फलस्वरूप स्त्रियों में मानसिक चक्र की प्रक्रिया धीरे धीरे या अचानक समाप्त हो जाती है। पैराग्राफ चेंज करके रज्जु निवृत्ति के दौरान स्त्रियों में गर्भ धारण की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप स्त्री
किसी बच्चे के जन्म से समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। मानव प्रजनन से आप क्या समझते हैं? वाह, क्या है मानव प्रजनन? मानव प्रजनन आप समझते हैं? तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। समझते हैं मानव या मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। एक बार फिर से, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर तथा मादा जनन अंग के रूप में शुक्राणु तथा अंडाणु पाए जाते हैं। जब नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु से संकलन करते हैं तो इस क्रिया के दौरान जायगोट का निर्माण होता है और यही जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है और यही भ्रूण 9.5 महीने में एक शिशु का निर्माण करता है। एक बार फिर से, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर तथा मादा जनन अंग के रूप में शुक्राणु तथा अंडाणु पाए जाते हैं। जब नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु से संकलन करते हैं तो उसे हम निषेचन कहते हैं। निषेचन के दौरान जायगोट का निर्माण होता है और वहीं जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है और वहीं भ्रूण 9.5 महीने में एक शिशु का निर्माण करता है। तो आइए लिख लेते हैं। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर तथा मादा जनन अंग के रूप में शुक्राणु तथा अंडाणु पाए जाते हैं। जब यही नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु से संकलन करते हैं तो उसे निषेचन कहा जाता है और निषेचन के दौरान जायगोट का निर्माण होता है। यही जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है और यही भ्रूण 9.5 महीने में एक बच्चे का निर्माण करता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है।
मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र में चक्र से आप क्या समझते हैं? क्या है मध्य चक्र? पहले समझते हैं मध्य चक्र क्या है। जब नॉन प्राइमेट स्तनधारी जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि के शरीर से, एक बार फिर से, जब नॉन प्राइमेट स्तनधारी जैसे गाय, भैंस, बकरी के शरीर से जनन हार्मोन का स्राव एक चक्रीय पथ में होता है तो उस क्रिया को हम मध्य चक्र कहते हैं। एक बार फिर से, जब नॉन प्राइमेट स्तनधारी जैसे गाय, भैंस, बकरी के जनन अंग से जनन हार्मोन का स्राव एक चक्रीय पथ में होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मध्य चक्र। लिख लेते हैं। जब नॉन प्राइमेट स्तनधारी जैसे गाय, बकरी, भेड़ के जनन अंग से जनन हार्मोन का स्राव एक चक्रीय पथ में होता है तो इस प्रक्रिया को मध्य चक्र कहा जाता है। जैसे में गाय, बकरी, भेड़, चूहा इत्यादि और भी हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो अगला क्या है? ऋतुस्राव चक्र। ऋतुस्राव तो आगे समझते हैं। जब सेम टू सेम वैसा ही है। जब प्राइमेट स्तनधारी जैसे मनुष्य, बंदर इत्यादि के जनन अंग से जनन हार्मोन का स्राव एक चक्रीय पथ में होता है तो यह प्रक्रिया को ऋतुस्राव चक्र कहा जाता है। एक बार फिर से, जब प्राइमेट स्तनधारी जैसे मनुष्य, बंदर इत्यादि के जनन अंग से जनन हार्मोन का स्राव एक चक्रीय पथ में होता है तो यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। लिख लेते हैं। जब प्राइमेट स्तनधारी जैसे मनुष्य, बंदर इत्यादि के
जनन अंग से जनन हार्मोन का स्राव हार्मोन का स्राव चक्रीय पथ में होता है तो ऐसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। जैसे मनुष्य, बंदर इत्यादि। उम्मीद करता हूँ समझ गया हूँ। तो आइए देखते हैं अगला क्या है। उभयलिंगिता। उभयलिंगिता तो समझते हैं। उभयलिंगिता समझते हैं। उभयचर जीव या पौधा जिसमें नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग एक ही जीव में मौजूद होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उभयलिंगिता कहते हैं। एक बार फिर से, उभयचर जीव या पौधा जिसमें नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं तो उस जीव उसमें उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगिता कहते हैं। लिख लेते हैं। उभयचर जीव या पौधा जिसमें नर जनन अंग तथा जनन अंग मादा जनन अंग दोनों एक ही जीव में मौजूद हो तो उसे हम उभयलिंगिता कहते हैं। जैसे उनका क्या? केचुआ जोंक अरहुल मटर इत्यादि और भी हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्या है? वीडियो में करीब चैप्टर समाप्त हो गया है। पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। 18 वो क्वेश्चन आंसर है। इसका सलूशन अगले वीडियो में हो जाएगा। जो भी कुछ छूटा पड़ा है
वो क्वेश्चन आंसर में हो जाएगा।